चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट्स जो है उसे पूरा करेंगे। ओके, पार्ट 1 में उसका पहला भाग है और इसका ये जो सेकंड पार्ट है इसको आज हम आपको पढ़ाते हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जानकारी दी थी। आज है एक मनुष्यों का तापमान मापने के लिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर भी प्रयोग में लाया जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर सेफ है क्योंकि इसमें मरकरी नहीं होती है। मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक। जो मरकरी होती है एक विषाक्त पदार्थ होता है और अगर कभी भूलवश थर्मामीटर टूट जाए तो इस मरकरी को पारे को डिस्पोज करना बहुत ही कठिन होता है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल। आजकल डिजिटल थर्मामीटर जो हैं वह आसानी से हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और इसमें रीडिंग पढ़ना बहुत ही आसान होता है। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज़ मरकरी, और ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग नहीं होता है और ये हमारे लिए सुरक्षित है। इसमें एक्यूरेट रीडिंग हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला में काम में आने वाला तापमापी। ओके, अब जब हम प्रयोगशाला में होते हैं तो इसके लिए हमें प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए। यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का तापमान मापने के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी रेंज होती है वो -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि आपको बता चुके हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी थी, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक थी। द थर्मोमीटर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज बीइंग रीड। अब हमको इसका तापमान एक्यूरेट जो टेम्परेचर होता है कब लेना चाहिए, जब जिस वस्तु का हम तापमान ले रहे हैं उसमें एक उसके कांटेक्ट में होनी चाहिए, संपर्क में होनी चाहिए, तब उसकी रीडिंग हमें पढ़ लेनी चाहिए। अगर हम जैसे डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर में कर रहे थे, हम क्या करते थे, निकाल के मुंह से निकाला और तब उसकी मरकरी को देखा, उसके पारे को देखा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें अगर हम तुरंत निकालते हैं इसे तो क्या उसका जो पारा होता है एकदम नीचे गिर जाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है। हाउ टू रीड द लेबोरेटरी थर्मामीटर, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। अब देखिए, एक बीकर में थोड़ा गर्म पानी लिया, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और उसमें थर्मोमीटर को डाल दिया। कीप इन माइंड द बल्ब ऑफ इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो थर्मामीटर हो पानी में तो डिप हो, भीगा हो, लेकिन बॉटम से न टकराए और बीकर की इधर साइड की जो वॉल्स हैं उनसे भी न टकराए, जिससे रीडिंग क्या होगी, गलत आएगी। हमेशा थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड पर कर रखना है, मतलब सीधा पकड़ के रखना है, खड़ा करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, और हमको इस तरह से जो मरकरी का मूवमेंट होता है उसे देख करके हम वस्तु का ताप पता कर सकते हैं। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और कुछ देर तक हमें रोके रखना। जब मरकरी का बढ़ना रुक जाए तब तक हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी में होल्ड करके रुका करके रखना है। और अब हमको उसकी रीडिंग लेनी है। अगर हमने डिप किया, एकदम निकाल दिया, फिर देखा तो वो रीडिंग क्या होगी, गलत होगी। प्रिकॉशंस इन यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, अब कुछ सावधानियां भी रखनी है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते समय। थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट
tilted while taking reading. बिल्कुल सीधा खड़ा रखना है वो जब हम क्या ले रहे हो, रीडिंग ले रहे हो. बल्ब शुड बी सराउंडिंग फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबस्टेंसेस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड. जिस समय हम किसी भी वस्तु का ताप ले रहे हैं प्रयोगशाला में, तो जो बल्ब है लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो उस वस्तु में डूबा रहे. द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. और जो बल्ब है वो कंटेनर के सरफेस को टच ना करे, जिससे कि रीडिंग गलत आने की संभावना रहती है. टेक रीडिंग व्हाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इन टच विद सब्सटेंसेज हुज टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड. और तभी हमको रीडिंग लेनी है जब जिस पदार्थ की हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें थर्मोमीटर डिप रहे. डू नॉट होल्ड थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब. कभी भी हमें थर्मोमीटर को उसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए. टेक रीडिंग व्हाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड. जब वस्तु का टेम्परेचर लेना हो हमें, उस समय उसे उस वस्तु में डिप रहना चाहिए या उस वस्तु में टच करके उसे डिप करके रखना चाहिए. इफ़ द टेक आउट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एग्जाम्पल जैसे वाटर, जैसे ही हमने अगर हमको वाटर का टेम्परेचर लेना है प्रयोगशाला में, हमने थर्मोमीटर को डिप किया पानी में और एकदम निकाल के लेने लगे तो वेरिएशन आ जाएगा. क्यों आएगा? द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल. जो मर्करी का लेवल है वो तुरंत जैसे ही हमने बाहर निकाला वो गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे कि सही रीडिंग नहीं आ पाएगी. क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है. देयरफॉर द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर. जब थर्मोमीटर पानी में रहे तभी हमें उसका टेम्परेचर लेना है. दिस इज़ द रीज़न द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ नॉट यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. यही रीज़न है, इसी के कारण हम क्या करते हैं, बॉडी मेजरमेंट के लिए या बॉडी के टेम्परेचर लेने के लिए इस थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते हैं. बिकॉज व्हेन यू विल टेक आउट द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ द मर्करी विल फॉल. जैसे हमने मुंह से बाहर निकाला थर्मामीटर, उसकी मर्करी जो है एकदम नीचे गिर जाएगी, तो हमें एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं आएगा. सो इट विल प्रोवाइड अ रॉन्ग टेम्परेचर रीडिंग, और हमारी गलत रीडिंग आ जाएगी. अब डिफरेंस क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में? आप देखिए, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी रेंज कितनी है? रेंज ऑफ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, केवल शरीर के तापमान मापने के लिए होता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज द मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम किसी भी सामान्य वस्तु का तापमान भी माप सकते हैं. इट हैज़ किंक टू प्रिवेंट बैकफ्लो द मर्करी. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है इसमें किंक होता है, जिसके कारण मुंह से निकालने के बावजूद इसका जो मर्करी होता है वो नीचे नहीं गिरता है. इट डजंट हैज़ अ किंक. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर जैसे ही हम वस्तु से उसे बाहर निकालते हैं, जिस वस्तु का हमें तापमान लेना होता है, तो तुरंत ही इसका जो मर्करी है, पारा, वो गिरना शुरू हो जाएगा और सही रीडिंग नहीं आ पाएगी. इसीलिए उसकी सही रीडिंग के मेजरमेंट के लिए हमें वस्तु में रख कर ही जिस वस्तु का तापमान लेना है उसमें रख कर ही उसका मेजरमेंट करना पड़ता है. और एक थर्मोमीटर होता है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. आपने देखा होगा जब समाचार आते हैं तो उसमें क्या आता है, वेदर रिपोर्ट आती है कि आज फला जगह, मतलब देहरादून का अधिकतम तापमान इतना था, न्यूनतम तापमान इतना था. तो इसके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर होता है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. जो भी वेदर रिपोर्ट के लिए हमें तापमान
लेना है वैज्ञानिकों को, तो उसके लिए वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्थानांतरित होती है, कैसे जाती है। तो हमेशा जो ऊष्मा होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होकर कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर जाती है, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की ओर जाती है ऊष्मा। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा ये ध्यान रखना, जो हीट का फ्लो होता है वो गर्म से ठंडी की तरफ होता है। व्हेन बोथ, अब कब तक होता है? व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट विल रीच सेम टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप। जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाए तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। जैसे कि आपको इसमें भी दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस और बी का भी हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो हीट का अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो गई, क्योंकि दोनों वस्तुओं का तापमान क्या हो गया? बराबर हो गया। जब तक बराबर नहीं था तब तक गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होकर जा रही थी। अब मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियाँ होती हैं? ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं बेटा। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हिंदी में बोलेंगे चालन, संवहन और विकिरण। ओके, जो कंडक्शन होता है वो हमेशा सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, और रेडिएशन के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। जो विकिरण होता है वो बिना माध्यम के भी हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कंडक्शन, मतलब चालन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड, मतलब आपको बताया कंडक्शन किस में होता है? ठोस में होता है। अब देखो, आपको कुछ फिगर दिखाई दे रही होंगी, आपको कुछ दिख रहा है? देखो, गैस में क्या रखी है? कढ़ाई रखी हुई है जिसमें सब्जी पक रही है। तो इसमें क्या है? जो गैस से ऊष्मा निकल रही है वो उसके से क्या गर्म हो रहा है? कढ़ाई गर्म हो रही है, और कढ़ाई को कौन टच कर रहा है? कड़छी टच कर रही है, तो कड़छी भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में हैं तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। तुमने घर में देखा होगा, जब माँ सब्जी बनाती है आपकी, तो क्या होता है? माँ जिस कड़छी से सब्जी चलाती है तो कुछ समय बाद अगर हम उसको कढ़ाई में रहने दें तो वो कड़छी भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट, पहले कढ़ाई गर्म होगी फिर क्या होगी? कड़छी गर्म होगी। ऐसे नहीं कि हम पहले कड़छी गर्म और फिर कढ़ाई गर्म हो, क्योंकि आपको पता है ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा ठंडे से गर्म की ओर ना हो करके गर्म से ठंडे की ओर होता है। दूसरे में आप देखिए, एक ये आयरन रॉड है, इसमें हमने स्थान स्थान पे क्या चिपकाया है? मोम लगाया है। अब हम एक टिप को, इस रॉड की टिप को किससे गर्म करते हैं? मोमबत्ती से गर्म करते हैं, मोमबत्ती की लौ से गर्म करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले सबसे पास वाला मोम गिरेगा, उसके बाद वाला, इस तरह से धीरे धीरे मोम क्या हो जाएंगे? गिरते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब किस विधि द्वारा? कंडक्शन विधि द्वारा। पहले गर्म से किस तरफ हो रहा है? ठंडी की तरफ हो रहा है। अब देखिए, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट कप टू टी ऑफ स्पून। अब इस कप में गर्म चाय है तो हमने एक स्टील की चम्मच डाल दी, तो वो स्टील की चम्मच भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। किस कारण? चाय की गर्मी के कारण, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है गर्म से ठंडे की ओर। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। यहाँ पे देखो, गैस में खाना रखा हुआ है, तो जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है
वो गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है। पहले कढ़ाई गर्म हुई, फिर करछी गर्म हुई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कुछ चीज़ें कुचालक होती हैं। जैसे सुचालक को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। वह पदार्थ, वह मटीरियल जिससे ऊष्मा आसानी से स्थानांतरित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब क्या हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब क्या हैं, ऊष्मा के गुड कंडक्टर हैं। अब दूसरा होता है इंसुलेटर, मतलब कुचालक। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ और इंसुलेटर। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है या बहुत कम होता है, वो क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्मा का कुचालक होना। जैसे लकड़ी, आपने देखा होगा अगर हम लकड़ी चूल्हे में डालते हैं तो क्या पीछे की लकड़ी भी गर्म हो जाती है, नहीं होती है। प्लास्टिक, हवा, ऐसे हवा तो अगर जंगल में एक जगह आग लगी है तो पूरा गर्म हो जाता है क्या, दूर तक भी नहीं होता है, धीरे धीरे आएगी गर्मी, लेकिन एकदम नहीं होता है। ऐसे पानी, रबर, ये सब क्या हैं, ऊष्मा के कुचालक हैं। तो इसी कारण आपने देखा होगा जो हमारे फ्राई पैन होते हैं जिसमें हम चाय बनाते हैं, उसके हत्थे में प्लास्टिक लगी होती है, और ये जो प्रेस आपको फिगर में दिख रही है इसकी भी प्लास्टिक बॉडी है, जिससे कि ऊष्मा के कुचालक हैं तो हाथ नहीं जलेगा। तवा होता है, तवा में भी लकड़ी का हत्था लगा होता है, लोहे के बाहर से लकड़ी फिट होती है, जिसके कारण हम वो ऊष्मा का कुचालक है तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। अब तो करछियों में भी लकड़ी के और प्लास्टिक के हैंडल लगने हैं शुरू हो गए हैं, जो कि ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हमारे शरीर को जलने से बचाते हैं। अब दूसरा है बेटा इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट में कन्वेक्शन, मतलब चालन के बाद क्या बताया था, संवहन। तो संवहन कहाँ कहाँ होता है, लिक्विड्स में और गैसेस में, मतलब द्रव में और गैस में। लिक्विड्स एंड गैसेस हीट एक्सपेंड बिकम लाइटर एंड राइज अप। अब यहाँ पे आपको फिगर में देखो, हमने इस फ्लास्क में पानी रखा हुआ है, तो क्या होता है, जब नीचे से इस बर्नर को ऑन करेंगे तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, और जैसे ही पानी गर्म होगा तो फैलना शुरू करेगा, हल्का होगा और ऊपर आ जाएगा, और उस स्थान पर ठंडा पानी आ जाएगा, क्योंकि कोल्ड वाटर क्या होता है, हैवियर होता है, मूव्स डाउन, और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा और गर्म पानी ऊपर उठ जाएगा। ये देखो टॉप हॉट, अगर हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं, इसके ऊपर हम हाथ रख दें तो क्या होगा, हमारा हाथ कब, किस अवस्था में ज़्यादा जलेगा, जब मोमबत्ती के ऊपर हो या साइड में हो। तो इसलिए हमारा हाथ जब मोमबत्ती के ऊपर होगा तब उसमें गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हवा में क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, गैसेस में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ये जो हॉट एयर बैलून है ये भी इसी कारण ऊपर उठता है, क्योंकि बलून के नीचे एक टोकरी में हवा जलती है, जैसे जैसे हवा गर्म होगी तो बलून क्या होगा, ऊपर उठता हुआ जाएगा। अब देखो, आपने सुना होगा नदी के किनारे क्या होता है, ठंडा होता है। अगर नदी के किनारे आप चले जाओ दिन के समय या समुद्र के किनारे चले जाओ तो ठंडा लगेगा। तो वो क्या होती हैं, समुद्र समीर होती हैं, सी ब्रीज होती हैं, जो कि दिन के समय समुद्र से ज़मीन की ओर बहती है। दिन के समय क्या होता है, सूरज का प्रकाश रहता है, तो जैसे ही सूरज का प्रकाश होगा तो ज़मीन जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो उस समय क्या होता है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होने के कारण क्या होती है, उसकी हवा जल्दी गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है, और उस गर्म हवा का स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं आ जाती हैं। तो एक सर्कल सा बन जाता है, एक चक्र सा बन जाता है, जिसमें क्या होता है, दिन के समय
समुद्र की ठंडी हवाएं स्थल की ओर आती हैं और स्थल की गर्म हवा समुद्र की ओर जाती है। और एक लैंड ब्रीज होती है, स्थल हवा होती है, वो क्या होता है उसमें बिल्कुल उल्टा होता है। रात के समय बिल्कुल ज़मीन ठंडी हो गई तो ज़मीन ठंडी होने के कारण क्या होता है, और समुद्र की जो हवा होती है, सूर्य की गर्मी से समुद्र देर तक गर्म रहता है, तो उससे जो वेपर निकली वो गर्म होती हैं, तो वो क्या करती हैं, गर्म जो हवा होती है वो ठंडी हवा का स्थान ले लेती है और ऊपर उठ जाती है। हाँ, गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और उसके स्थान पर ठंडी हवा आ जाती है। इसके कारण जो ज़मीन रात के समय में क्या होता है, नदी के किनारे कंपैरेटिवली गर्म महसूस होता है। अब सी ब्रीज ड्यूरिंग डे, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो ज़मीन होती है पानी की तुलना में जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। जो हवा होती है वो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है, एक्सपेंड होती है और ऊपर उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश इन टुवर्ड्स द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस। और जो समुद्र से निकली ठंडी हवाएं होती हैं वो गर्म हवा का स्थान लेने के लिए आ जाती हैं। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी कम्प्लीटली द साइकिल। और एक चक्र सा बना देती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। और इसी हवा को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं या समुद्र समीर कहते हैं, जो सी टू लैंड होती है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो of the houses of coastal areas are made to face of sea। आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के किनारे के घर होते हैं, उसमें समुद्र की तरफ खिड़कियां बनाई जाती हैं, क्योंकि दिन के समय में खूब ठंडी हवाएं चलती हैं। लैंड ब्रीज कब चलती हैं, ड्यूरिंग नाइट, रात के समय। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स। और रात में बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे आपको पहले बता चुके हैं। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ज़मीन एकदम ठंडी हो जाएगी, पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। और जो ठंडी हवाएं होंगी वो ज़मीन से कहाँ की तरफ जाएंगी, समुद्र की तरफ को जाएंगी, और समुद्र की गर्म हवा ज़मीन की तरफ आएगी। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे हम क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं, जो कि ज़मीन से कहाँ, समुद्र की ओर चलती हैं। अब थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। तीसरा मेथड है रेडिएशन, विकिरण। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर मीडियम हो न भी हो तो विकिरण होता है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट। जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट हैं वो ऊष्मा निकालते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम हीटर के बगल में बैठ गए, आग जली, तो हमें थोड़ा बहुत गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। जैसे विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण है सनलाइट, सूर्य का रोशनी या ऊष्मा। सूर्य की ऊष्मा क्या होती है, विकिरण द्वारा ही हम तक पहुंच पाती है। सनलाइट रीचेज अस थ्रू रेडिएशन। ये देखो रेडिएशन के और उदाहरण हैं। जैसे हम हीटर के सामने बैठते हैं, रूम हीटर के सामने, तो ये विकिरण के कारण हम तक गर्मी पहुंचती है। इसमें देखो, इस फिगर में तीनों विधियां दिखाई दे रही हैं। कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है और रेडिएशन भी है। ये लकड़ी में आग जलाइए, इसे व्यक्ति छड़ को गर्म कर रहा है लोहे की, तो कंडक्शन हो रहा है। धीरे धीरे जो ऊष्मा है इस छड़ तक पहुंच रही है। उसने दस्ताने पहने, आप लोग ऐसा मत करना। दूसरा कन्वेक्शन, संवहन, जो गर्मी है ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रही है। और तीसरा रेडिएशन, कुछ गर्मी या ऊष्मा का विकिरण भी हो रहा है, जिससे साइड में बैठे व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत ऊष्मा महसूस हो रही है। द stove element heats to kettle and the kettle heat the water by
कंडक्शन। अगर हम किसी स्टोव में हमने केतली रख दी चाय की, तो केतली का जो पानी गर्म हो रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है और चालन द्वारा क्या हो रहा है, केतली गर्म हो जा रही है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वाटर सर्कुलेटिंग द केटल ट्रांसफ़र हीट बाय कन्वेक्शन। और अब जैसे ही केटल गर्म हुआ तो उसके अंदर का पानी जो था, चाय का पानी, वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। ठीक है। नियर द स्टोव एयर वुड फील वार्म ड्यू टू हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। और जो भी गैस के या चूल्हे के आसपास बैठा रहेगा उसे भी थोड़ा हीट महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। किसके कारण? रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब तुमने देखा होगा डार्क कलर ऑब्जेक्ट मोर हीट, लाइटर कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट। जैसे कि वो सोलर कुकर होता है, इसके बर्तन भी कैसे रहते हैं आपने देखा है, काले रंग के रहते हैं। क्यों? रीज़न यही है क्योंकि जो काला रंग होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है जल्दी। और जाड़ों के दिनों में कैसे डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों के दिनों में हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो डार्क कलर होता है उसमें ऊष्मा जल्दी एब्जॉर्ब होती है। कलर ऑफ क्लोथ इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। इसी कारण हमको गर्मियों में ये हल्के कपड़े और विंटर्स में, जाड़ों में, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो डार्क कलर होता है ये ऊष्मा को जल्दी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, लाइट कलर के कपड़े होते हैं, ये ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए गर्मियों में हमें हल्के कलर के कपड़े पहनने आरामदायक लगते हैं। वूल इन विंटर, आपने देखा होगा गर्मियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। कारण, जो ऊन है वो ऊष्मा का पुअर कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि जो वूल फाइबर्स होते हैं इनके बीच में हवा बंधी हुई रहती है, हवा बंद रहती है इन फाइबर के बीच में, और जो हवा होती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसलिए ये क्या करती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण हमें ऊनी कपड़े पहन के जाड़ों के मौसम में गर्म लगता है। Wool is poor conductor of heat. Also, wool fibers trap the air in between them. Air is poor conductor of heat. This air prevents the loss of heat from our body and to the cold surrounding, so we feel warm. इसीलिए हमको जाड़ों के मौसम में गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो गर्म कपड़ा होता है या वूल फाइबर होता है इसके बीच में हवा बंद रहती है। और एक कपड़ा पहनने की बजाय अगर हमने दो पतले पतले कपड़े भी पहन दिए तो उनके बीच में हवा का गैप होगा और हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने पाएगी, इसके कारण भी हमें गर्मी महसूस होगी। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन्हें हमें समर सीजन में पहनना चाहिए। कॉटन इज़ वेरी थिन फाइबर, जो कॉटन का फाइबर होता है बहुत ही पतला होता है। एंड कैन नॉट ट्रैप एयर, जो हवा को बांध नहीं सकता। दस इट कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और यह हमारे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को भी नहीं रोक सकता है। दस कॉटन क्लोथ्स आर वॉर्म इन समर सीजन, वॉर्न इन समर सीजन, इसीलिए हमें सूती कपड़े गर्मियों के मौसम में पहनने चाहिए, जिससे हमें गर्मी क्या लगे, कम लगे, क्योंकि हवा आर पार जाती रहे। ये देखिए, सिंगल थिक ब्लैंकेट, जो एक मोटा कंबल है, वो दो पतले कंबलों से कम गर्मी देता है। जो दो पतले कंबल होंगे ये ज़्यादा गर्मी देंगे। क्यों? कारण वही है, क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच हवा ट्रैप हो जाती है, हवा बंद हो जाती है और हमें गर्मी लगती है। अब इस स्लाइड में भी देखिए,
एक है सिंगल थिक ब्लैंकेट, नो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर, जिसमें एयर की एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, जितनी भी एयर होगी वो ब्लैंकेट के फाइबर में होगी। प्रोवाइड कंपैरेटिवली लेस वार्म, जो हमको थोड़ा गर्मी होगी। अगर टू थिन ब्लैंकेट है, दो पतले पतले कंबल हैं, उनके बीच में हवा ट्रैप हो जाएगी, हवा बंद हो जाएगी। प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म, ये जो हमारे शरीर की उष्मा है इसको बाहर नहीं जाने देगी, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होगी। तो बच्चों, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका जो इसकी एक्सरसाइज है उसको पूरा कीजिए और फिर मुझे उस एक्सरसाइज को दिखाइए। बाय।